नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्टूबर में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए। आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का अपना फ्री कोर्स शुरू कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास का विषय है विकास की अवधारणा एवं शैशवावस्था। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों पहला जो आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है विकास बनाम अभिवृद्धि। जैसे कि आप इस चार्ट से समझ पा रहे होंगे कि ये जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जीवन है पूरा, जहाँ हम एक बिंदु पे जन्म लेते हैं और फिर हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क होते हैं, वृद्ध होते हैं और अंत में मर जाते हैं। यानी कि हम जब इस दुनिया में आते हैं यानी कि अपनी माँ के गर्भ में जब हम आते हैं, तभी से हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है और मरते दम तक यानी मरने के 2 क्षण पहले तक हमारा जो विकास है, वो होते रहता है। जबकि आप इसमें देख रहे होंगे कि अभी वृद्धि जो है, वो विकास का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। यानी कि ये जो अभिवृद्धि है, वो विकास के अंदर आता है। जबकि अभिवृद्धि जो है अभिवृद्धि के अंदर विकास नहीं आता बल्कि विकास के अंदर अभिवृद्धि आता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अर्थात जो बिना रुके जीवन भर चलती रहे। और अभिवृद्धि में देखेंगे यह एक निश्चित समय सीमा तक होता है अर्थात शारीरिक वृद्धि जो एक समय तक ही होता है। आप देखे होंगे कि हमारा जो हाइट वगैरह जो भी है, हमारा जो है वो केवल लड़कों में देखा जाए तो 18 वर्ष तक और लड़कियों में देखा जाए तो 16 वर्ष तक जो है उम्र में हमारा जो हाइट है बढ़ता है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ता। अब देखिए, हम यहाँ पे मुख्य रूप से अब देख पाएँगे यहाँ पे कि अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य रूप से क्या-क्या अंतर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अभिवृद्धि जो है एक संकुचित है। संकुचित क्यों? जैसे कि ऊपर के चार्ट में अभी आपने देखा कि विकास ये हमारा जीवन, पूरा जीवन काल और जबकि इस चार्ट में हम देखते हैं कि इसका जो एक हिस्सा है, ये अभिवृद्धि है। ये अभिवृद्धि है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये अभिवृद्धि है और ये जो है हमारा विकास है। तो विकास जो है व्यापक होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और अभिवृद्धि संकुचित है, ये संकीर्ण होती है, एक निश्चित समय तक होती है। ये केवल अभिवृद्धि जो है केवल एक पक्षीय होती है। आप देख रहे हैं अभिवृद्धि का मतलब शारीरिक विकास जिसमें हमारा वज़न, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना यानी जो भी शारीरिक हमारी चेंजेस शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं, वो हमारे अभिवृद्धि होती है। और जो सब में बहुपक्षीय जिसमें हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाए, चाहे सामाजिक विकास हो जाए, संवेगात्मक विकास हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, सारे विकास हमारे विकास के अंदर आते हैं। इसीलिए हम इसको व्यापक मानते हैं और इसे हम संकुचित मानते हैं। अब देखिए, अब जब बात जुड़ गई है कि शारीरिक वृद्धि है, तो शारीरिक वृद्धि को आप देख सकते हैं कि भई इंसान का हाइट कितना है, 5 फीट का है कि 6 फीट का है, वो 50 किलो का है कि 60 किलो का है। यानी कि आप यहाँ पे देख पाते हैं, उसके शारीरिक जो भी बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो अगर 1 साल के लिए राजस्थान जाता है, ठीक है? कोचिंग के लिए। अब 1 साल बाद जब वो आएगा, तो आप उसके शारीरिक परिवर्तन को देख के जान जाएँगे। जैसे कि मान लीजिए उसका बाल बड़ा लंबा हो वो पहले से मोटा हो जा रहा है या पतला हो जा रहा है, तो आप उसको देख के बता पाएँगे हाँ, देखो भई तुम्हारे शरीर के अंदर ये मात्रात्मक वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे आप उसका ये नहीं देख पाएँगे कि वो 1 साल में वहाँ क्या पढ़ के आया है। उसका जो ज्ञानात्मक विकास है कितना हुआ है, वहाँ के समाज में रह के वहाँ का सामाजिक विकास उसका कितना हुआ है। यानी कि ये गुणात्मक होता है मुख्य रूप से। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही देख लिया है कि विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आती है। यानी कि अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, एक अंग है। तो जब अभिवृद्धि मात्रात्मक पे है, हम जानते हैं और विकास गुणात्मक है, तो जब वो उसके अंदर आता है, इस वजह से हम विकास को मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों मानते हैं। अब देखिए, जब ये मात्रात्मक है यानी कि जो भी मात्रा में जो भी चीज़ रहती है, जैसे आम रहे, कोई भी वस्तु रहे, पलंग रहे, टेबल रहे, कुर्सी रहे, कुछ भी, जो भी देखने के योग्य है, जो मात्रात्मक है, यानी कि वो देखने के योग्य है। अगर वो मात्रात्मक है, इसका मतलब कि आप उसे देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पाते, तो आप उसकी मात्रा नहीं बता पाते। और ये जो है, देखने के योग्य नहीं होती, विकास केवल और केवल महसूस किया जाता है। ठीक? अभिवृद्धि जो एक निश्चित समय सीमा तक,
जैसे कि आप एक उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेड़ का हम उदाहरण देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेड़ जो है, हम उसके बीज को लगाते हैं, बीज से उस पौधा बनता है, छोटा-सा पौधा बनता है वो, उसके बाद एक बड़ा विशालकाय पेड़ बन जाता है। तो क्या ये पेड़ अपने जीवन भर बढ़ते ही रहता है? नहीं, वो एक जो भी उसका हाइट रहेगा, जैसे मान लीजिए एक आम का पेड़ है, अब एक आम के पेड़ का औसत ऊँचाई ऊँचाई कितना रहता है? 15 से 20 फीट। तो वो आम जो है अपने अधिकतम ऊँचाई अगर उसका 20 फीट का बीज है कि 20 फीट वाले पेड़ का अगर बीज है वो, तो 20 फीट की ऊँचाई तक बढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। वो उसका हो जाएगा अभिवृद्धि। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो आम है आम का पेड़ है, इसमें आम के फल लगते हैं। फिर छोटे-छोटे फल लगते हैं, फिर इसके बाद से वो हरा कलर का थोड़ा-सा हरा कलर ही रहता है, मतलब हरा कलर का ही फल लगता है उसमें। फिर वो पीला हो जाता है, पीला होने के बाद पक जाता है, फिर वो अगर उसे कोई ना तोड़े तो वो वहीं ज़मीन पे गिर जाएगा। ज़मीन पे गिरने के बाद अगर उसे कोई ना उठाए तो वहीं पे बरसात का मौसम आएगा, सड़ जाएगा, फिर वहाँ से ये एक प्रस्फुटित होगा पौधा, इस बीज से, फिर यहाँ एक पेड़ बनेगा, यानी कि ये अनवरत रूप से चलते रहेगा, यानी कि जो विकास है वो अनिश्चित समय सीमा तक, यानी कि जीवन पर्यंत वो चलते रहता है, ठीक है? अब देखते हैं, इसकी दिशा जो अनिश्चित है, कैसे अनिश्चित है? जैसे आप किसी भी इंसान को देखते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका पहले बाल बढ़ेगा, कि उसका हाइट बढ़ेगा, कि उसका वज़न बढ़ेगा? आप नहीं बता सकते। तो यानी कि ये अनिश्चित होती है, इसका आप कभी भी दिशा का मेज़रमेंट नहीं कर सकते कि इसका किस दिशा में विकास होगा। जबकि विकास जो है, इसका निश्चित दिशा होता है। सिफेलोपोडल का मतलब कि देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये देखिए मान लीजिए ये है एक बालक, ठीक है? ड्राइंग का स्किल थोड़ा-सा कम है मेरा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। जैसे देखिए, विकास का हम लोग दिशा देख रहे हैं। तो जो सिफेलोपोडल है, यानी कि जो बालक का जो विकास है, यहाँ पे उसके सिर से प्रारंभ होके इसके पैरों की तरफ जो विकास होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए, सिर से प्रारंभ होके जो पैरों की तरफ जो विकास होता है, उसको हम सिफेलोपोडल कहते हैं। और जो विकास अब यहाँ पे एक और ड्राइंग बना देता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएँगे। देखिए, हुँ। ये बालक है। इसमें जो विकास होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी कि अंदर से बाहर की ओर होगा तो इसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं और जो सिर से पैर की ओर होता है उसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं। ठीक है? और देखिए अभिवृद्धि जो है ये अचानक होता है। लेकिन विकास अचानक नहीं होता। विकास अचानक कैसे नहीं होता? जैसे देखिए अभी आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आप शिक्षक भर्ती की तैयारी अभी से कर रहे हैं? क्या आप आज सुबह सो के उठे और आपने सोचा चलो कुछ नौकरी करते हैं और सीधा शिक्षक भर्ती की तैयारी करने लगे? जी नहीं, आपने सबसे पहले आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया है। आपने अपना यहाँ पे स्कूल कंप्लीट किया है, यानी कि आप 12वीं तक पढ़े होंगे। 12वीं के बाद आपने डीएलएड किया होगा। डीएलएड के बाद आपने सीजीटेट या सीटेट सीटेट आपने निकाला होगा ना जी। यानी कि आप देखिए आप क्रम अनुसार कर रहे हैं 12वीं फिर डीएलएड फिर सीजीटेट फिर टेट मतलब कि आप अगर इसमें से कोई भी अगर एक गायब हो जाए तो क्या आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे? नहीं हो पाएँगे। इसका मतलब कि ये जो आपका जो विकास हो रहा है वो क्रम अनुसार हो रहा है। आप 12वीं में भी जब पढ़ रहे थे तो क्या आप 12वीं सीधा आप बड़े हुए क्या पहली कक्षा पर 12वीं बार नहीं, आपने उसको एलकेजी एलकेजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 मतलब आप ये सारी कक्षाओं को पढ़ते आए हैं, इसके बाद आपने 12वीं किया। यानी कि ये जो विकास आपका 12वीं में हुआ, वो आपके पहले ये क्रम अनुसार ही हुआ, तब जाके आप 12वीं किए। 12वीं के बाद आपने डीएलएड किया या ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड किया होगा। तो क्या आप 12वीं या डीएलएड क्या इसमें से कोई भी एक नहीं करते तो क्या आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होते? नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा विकास होता है, वो क्रमानुसार होता है, अचानक नहीं होता, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं शारीरिक शारीरिक परिपक्वता, हम शारीरिक परिपक्वता का अर्थ समझते हैं। देखिए शारीरिक परिपक्वता का अर्थ ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि एवं आनुवांशिकी रूप से स्वतः निर्धारित होती है। जैसे कि कोई शिशु है, वो अपनी माँ के गर्भ में, ठीक है? अर्थ समझिएगा, अपनी माँ के गर्भ में उसके शरीर का अभिवृद्धि ज़ाहिर-सी बात है हमको पता है, अभी हम आगे गर्भावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो
उसके जो माँ के गर्भ के अंदर उसका शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, यानी कि उसका अभिवृद्धि एवं आनुवांशिकी रूप, यानी कि जैसे उसके पेरेंट्स यदि गोरे हैं, तो बच्चे भी गोरे ही होते हैं। अगर मान लीजिए माता का जो बाल है, अगर वो ब्राउन कलर का है, तो हमको देखने को मिलता है कि बच्चे का ब्राउन कलर का बाल हो जाए। यानी कि बच्चे का जो शारीरिक जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी आएगा, जिसमें वो जन्म लेगा, तो उसमें हम देखते हैं अभिवृद्धि एवं आनुवांशिकी रूप से स्वतः निर्धारित होती है, जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप उसको बाहर से कोई भी प्रशिक्षण देते हैं कि बच्चा, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ या फिर कुछ ऐसे जगहों का, जहाँ पे लोगों का जो रंग होता है, वो बहुत डार्क होता है। तो क्या हम बाहर से ऐसा कुछ ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दे के क्या हम बच्चों को गोरा पैदा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। बस उसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है? अब चलिए देखते हैं हम आगे। उम, विकास की प्रक्रिया। देखिए, विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? विकास जैसे ही बालक जो है अपनी माँ के गर्भ में आता है, उसका विकास का प्रक्रिया शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक होता है। इंसान जब तक न मर जाए तब तक उसका विकास होते ही रहता है और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या है? सामान्य से विशिष्ट मतलब कि आप जब क्लास 1 में थे, आप जब क्लास 1 में थे, तो उसके बाद आपने क्लास 2 में गए, तो ये आपका क्लास 2 क्या हुआ? विशिष्ट हुआ। फिर आप क्लास 3 में गए, तो आपका विकास फिर विशिष्ट हुआ। फिर आप 4 में आए, फिर विशिष्ट हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अभी आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 2 साल पहले आप लोग मान लीजिए डीएड वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है? तो डीएड के बाद जब आपने सीजीटेट या सीटेट को क्वालीफाई किया, तो आप विशिष्ट हुए। अब सीजीटेट, सीटेट क्वालीफाई होने के बाद जब आप शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं और भगवान करे आप लोग शिक्षक बन जाएँ, जब आप शिक्षक हो बन जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आप विशिष्ट हो गए। यानी कि जो विकास है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट या फिर कुछ आपको अगर मेरे से कुछ मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती वगैरह हो रहा होगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए विकास व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। अब देखिए विकास जो होता है इसमें व्यक्ति की विभिन्नता का भी सिद्धांत होता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं जो बता रहा हूँ, अब मान लीजिए 10 लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या 10 के 10 लोग को उतना ही समझ आ रहा होगा? नहीं, किसी को हो सकता है 90% समझ आए, किसी को हो सकता है 100% समझ आए, किसी को हो सकता है 60% समझ आए। जबकि मैं बता तो एक ही वीडियो रहा हूँ ना, लेकिन समझ सबका अलग-अलग आ रहा है। तो ये अंतर क्यों हो रहा है? तो ये अंतर हो रहा है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से, ठीक है? अविकासीय प्रक्रिया, जैसे कि सिर से पैर की ओर, हमने इसका देखा था कि सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडल और याद करने का तरीका भी यही है कि सिफेलोकोडल सिफेलोकोडल को आप हिंदी में ऐसे देखिए, सी से शुरू होता है सिफेलोकोडल तो और हमको सिर लिखने के लिए भी सिर हम लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए ये ट्रिक है, इसको ध्यान देने के लिए और प्रॉक्सिमो डिस्टल को ना भूल जाइए। उसको आप क्योंकि बहुत सारे उसके उपनाम हिंदी में आते हैं और उसको नहीं भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अगर एक दिशा का नाम याद रखते हैं, सिर से पैर की जिसको हम सिफेलोकोडल कहते हैं, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो कि केंद्र से परिधि की ओर यानी कि बीच से प्रारंभ होकर किनारों की तरफ विकास होता है। तो उसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, एक के याद रखने से आप दूसरे को बना पाएँगे। देखिए, मानसिक क्षेत्र जो होता है, वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। जैसे कि जीन पियाजे में भी हमने देखा है, उन्होंने भी अपने सिद्धांत में कहा है, जिस जो औपचारिक मूर्त अवस्था होती है उनकी, वो अंतिम और उच्चतम होती है। वैसे ही जब हम बचपन में रहते हैं, तो छोटे रहते हैं, तो हमें अमूर्त यानी कि देखिए, पहले तो मूर्त का अर्थ समझिए। मूर्त का अर्थ होता है, जो चीज़ सामने में प्रत्यक्ष हो, जो प्रत्यक्ष हो। ठीक? जो प्रत्यक्ष है और जिसके बारे में हम सोच पाएँ। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जो बालक मान लीजिए 10 साल, 8 साल, 9 साल के बीच में जो होंगे, तो उनके सामने जो चीज़ें होंगी, उसको देख के तो उसके ऊपर तर्क कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वस्तु उनके सामने में उपस्थित नहीं है, वहाँ पे वो सोचने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि विकास जब भी होता है तो मूर्त से अमूर्त क्योंकि हम छोटे थे तो हम लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते थे, तर्क नहीं लगा पाते थे कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? लेकिन अब हम समझ पाते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि भई सूरज जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में
अस्त होता है। लेकिन ये अगर यही हम किसी बच्चे से पूछें, तो वो इसका जवाब देने में नहीं दे पाएगा बेचारा वो। क्यों? क्योंकि वो अमूर्त सोच नहीं रख पाएगा कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इस वजह से होता है। जबकि हम तो उसको देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम उसको सोच पा रहे हैं। तो ये सोचना परे जो हमारे सामने नहीं है, वही अमूर्त होता है। अब देखिए, विकास का जो पैटर्न है, वो पूर्वानुमेय होता है। यानी कि आप पहले बता सकते हैं किसी बालक को देख के कि देखिए ये बालक अभी शैशवावस्था में है, फिर अगली अवस्था इसकी बाल्यावस्था की होगी, फिर आगे जाके किशोरावस्था में होगा, फिर आगे जाके ये वयस्क अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेगा। यानी कि आप उसके पैटर्न को पहले से ही क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और प्रेडिक्ट करना ही होता है हमारा पूर्वानुमेय। अब देखिए, विकास की गति भिन्न होती है, किंतु विकास का पैटर्न समान होता है, जो कि आपने अभी देखा ऊपर वाली लाइन में कि देखिए क्या कोई ऐसा बालक है जो शैशवावस्था से पहले बाल्यावस्था में आ जाए और बाल्यावस्था के बाद से शैशवावस्था में प्रवेश करे? नहीं, पैटर्न सबका समान होगा, लेकिन गति भिन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बालक ऐसे होते हैं जो बाल्यावस्था में अम बाल्यावस्था में उनका शारीरिक विकास थोड़ा-सा धीमा मंद हमें दिखता है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उनका जो शारीरिक हाइट है, जो भी उनका परिवर्तन है, वो काफ़ी तीव्र गति से हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि विकास की जो गति है, वो सब में भिन्न होती है, लेकिन विकास का जो पैटर्न होता है, वो समान होता है। जैसे कि दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कोई एक डॉग है, ठीक है? तो क्या डॉग के पैटर्न में क्या वो इंसानी बच्चे जैसा उसका विकास होगा? नहीं होगा। उसका पैटर्न फ़ॉलो जो होगा वो डॉग का ही होगा। जैसे एक डॉग के बच्चे का या डॉग का जैसे विकास होता है, बिल्कुल ऐज़ इट इज़ उसका भी विकास होगा और इंसान के बच्चे का भी विकास इंसान के जैसा ही होगा। इससे साफ पता चलता है कि विकास का जो पैटर्न है, वो समान होता है, लेकिन उसका जो गति है, वो भिन्न होता है। ठीक है? अब देखिए, जन्म के पहले परिपक्वता को प्रभाव पड़ता है, जबकि जन्म के बाद परिपक्वता एवं प्रशिक्षण यानी कि वातावरण एवं अनुभव दोनों प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जन्म के पहले परिपक्वता का प्रभाव कब पड़ता है? इसका मतलब ये है कि जैसे देखे होंगे आप कि कोई शिशु, कोई बालक होते हैं, जो कि 7 माह में या 8 माह में जन्म ले लेते हैं, ठीक है? और जो स्वस्थ बालक का हमें पता है कि 9 माह में बच्चे का जन्म होता है। तो क्या वो 7 महीने का जो शिशु है और जो 9 माह में जो शिशु है जो जन्म लिया है, क्या शारीरिक हम देखते हैं कि जो 7 महीने वाले बालक होते हैं, जो 7 या 8 महीने में हो जाते हैं, वो शारीरिक रूप से अगर हम कंपेयर करें 9 माह के बच्चे से, तो थोड़े दुर्बल होते हैं। उन्हें मतलब उनका इम्यूनिटी पावर जो है, वो कमज़ोर रहता है। और हम जब वो बालक जब जब तक जन्म नहीं लेगा, तब तक हम उसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या कुछ भी ऊपरी जो भी हम वातावरण दे दें, हम उसको वो प्रभावित उससे नहीं होता। लेकिन जन्म के बाद जैसे ही बालक को हम जैसा वातावरण देते हैं, जैसा उसको एक्सपीरियंस कराते हैं और उसका जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला है हमारा विकास का सिद्धांत। देखिए विकास का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से 10 होते हैं लेकिन हमने 11 यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए विकास निरंतरता के सिद्धांत से क्या आशा है? निरंतरता का मतलब कि बालक अपनी माँ के गर्भ में आया, सहसावस्था में आया, बाल्यावस्था में आया, किशोरावस्था में आया, वयस्क यानी प्रौढ़ावस्था में आया, बुजुर्ग होगा और एक दिन वो इस दुनिया से चले जाएगा। लेकिन जब उस दुनिया से जाने वाला रहेगा ना, तब भी उसे एक नया अनुभव प्राप्त होगा कि स वृद्धावस्था में कैसा महसूस होता है, शरीर कैसे कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे वीक हो जाता है, जो कि एक टाइम पे जब वो किशोरावस्था में था, तो उसका शरीर कितना इम्यूनिटी उसका जो है पावरफुल था, लेकिन बुढ़ापा में आके उसका कम हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ वो सीखेगा ही। तो विकास कभी ये हमेशा ऐसे चलता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। ये ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर-नीचे होते रहता है, लेकिन कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। देखिए, सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत से आशा है, जैसे कि मैं पहला उदाहरण ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 1 में है और 1 साल बाद इस क्लास को पास करके जब वो क्लास 2 में आएगा, तो ये सामान्य से विशिष्ट हुआ। फिर अगले साल वो क्लास 2 से 3 में आएगा, तो ये इसका विशिष्ट हुआ। फिर उसके बाद वो क्लास 4th में आएगा, तो भी इसका विशिष्ट हुआ। समझ पा रहे होंगे आप लोग?
ठीक है। मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ अगर कुछ और डाउट अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये हम समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, चलिए ये हुँ, इसको हम केवल 4 ही देखते हैं, 4 में ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है शारीरिक विकास बालक का, शारीरिक, ये मानसिक विकास, ये इसका सामाजिक विकास और ये इसका भाषाई विकास, संयोगात्मक विकास, बहुत सारे विकास होते हैं, भाषा लेकिन हम यही चारों को देखते हैं। देखिए, जिस बालक का अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, तो क्या वो मानसिक रूप से क्या उसको उतना आत्मविश्वास रहेगा जितना एक सामान्य बालक को रहे? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको कहीं न कहीं मन में रहेगा, अरे यार! मैं तो शारीरिक रूप से यहाँ से दिव्यांग हूँ, ये तो सामान्य बालक है। ये तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, मतलब ऐसा कुछ भी मानसिकता उसमें आ सकता है। तो अगर ऐसा सोच इसमें आया, तो ये मानसिक विकास को भी प्रभावित किया, शारीरिक विकास। अब देखिए दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर किसी का मानसिक विकास अगर अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या उसका भाषाई विकास अच्छे से हो पाएगा? वो भाषाई विकास को प्रभावित करेगा। भाषाई विकास अगर अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या सामाजिक विकास उससे अच्छे से हो पाएगा? समाज में तो हमें पता ही है, हमें अपनी भाषाओं का कैसे उपयोग करना पड़ता है, बड़ों का आदर से, छोटों का स्नेह प्रेम से। तो यानी कि हम देखते हैं कि अगर शारीरिक विकास में कोई दिक्कत होती है, तो हमें मानसिक विकास को प्रभावित करता है, मानसिक विकास कुछ होता है, तो हमको भाषाई विकास में प्रभावित होता है। भाषाई में अगर कुछ विकास में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो फिर हमें सामाजिक विकास में भी हमें कुछ न कुछ देखने को मिलता ही है। इसलिए जो विकास हैं, उनका एक-दूसरे से परस्पर संबंध रहता ही है, ठीक है? अब देखिए, विकास जो है अवस्थाओं के अनुसार, चौथा हम देखते हैं विकास अवस्थाओं के अनुसार। देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक बालक है जो अभी शैशवावस्था में है, ठीक है? शैशवावस्था शैशवावस्था में। तो आप ये एक चीज़ बताइए, शैशवावस्था में है, तो क्या उसका जो विकास, जैसे कि एक बालक बाल्यावस्था में है, 2 बालक का हम लेके चलते हैं, ठीक है? बाल्यावस्था। एक बालक जिस जो शैशवावस्था में और एक बालक शैशवावस्था में, एक बालक जो बाल्यावस्था में। तो क्या शैशवावस्था के बालक का विकास बाल्यावस्था का जो बालक है, क्या उसके जितना हो जाएगा? क्या उतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या किस बाल्यावस्था में जो बालक है, क्या उसका विकास किशोरावस्था के एक बालक जितना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि जो विकास है वो अपनी अवस्थाओं के अनुसार होता है, कि एक अवस्था जैसे हो गई कि 10 साल, तो 10 साल में बालक का जो मानसिक विकास है, हम एनईपी 2020 के हिसाब से भी देखते हैं, तो शैशवावस्था में 85 से 90% होता है, और बाल्यावस्था में हम देखते हैं 5% बढ़ता है, तो 95%। क्या बाल्यावस्था में 100% उसका होगा? नहीं होगा। क्या उसका बुद्धि का संपूर्ण विकास बाल्यावस्था में हो पाएगा? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो जो विकास है वो अपनी अवस्थाओं के अनुसार होते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं विकास की दर एवं गति का सिद्धांत। देखिए, अब शैशवावस्था में हम देखते हैं कि मानसिक विकास जो है 85 टू, इसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 85 टू 90% के आस-पास शैशवावस्था में हो जाता है। इसके बाद बाल्यावस्था में 5% होता है, तो ये 95% हो जाता है, और जब किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है, तो लगभग 15-16 की उम्र के तक उसका जो विकास है, वो 100% हो जाता है। ठीक है? 100% हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो दर है, गति है विकास का, पहले हम देखते हैं कितना स्पीड हो रहा था, बाल्यावस्था में 90% हुआ, फिर माफ़ करिएगा, शैशवावस्था में 90% हुआ, बाल्यावस्था में आके केवल 5% हुआ, ग्राफ नीचे आया, और फिर हम देखते हैं कि किशोरावस्था में फिर उसका विकास हुआ। शारीरिक विकास को भी हम देख सकते हैं, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है काफ़ी तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, और किशोरावस्था में फिर आके बूस्ट हो जाता है उसका स्पीड। यानी कि जो विकास का जो दर है, वो ऊपर-नीचे होते रहता है, ठीक? कभी भी एक सीधी लाइन में विकास नहीं होता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत हमें बताता है कि विकास तो होगा, पैटर्न तो एक जैसा होगा,
लेकिन सबका विकास एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप ही मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं और आपके क्लास में 30 बच्चे हैं जिसको आप पढ़ा रहे हैं। एक चैप्टर है मान लीजिए संज्ञा, हिंदी सब्जेक्ट का संज्ञा जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो क्या ये संज्ञा जो चैप्टर है, क्या सभी बच्चों को एक समान समझ आएगा? नहीं आएगा। किसी को हो सकता है 80% समझ में आ जाए, किसी को हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है किसी के बच्चे का 100% समझ में आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये विकास जो बच्चे का हो रहा है संज्ञा विषय में, वो अलग-अलग हो रहा है। तो अलग-अलग किसकी वजह से हो रहा है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से हो रहा है। सभी का जो विकास है उसको व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ से आती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता आता है हमारा डीएनए यानी कि आनुवांशिकी और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से आता है। ठीक है? इसकी वजह से हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाता है। ऊपर हमने बात किया था विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें हमने एक देखा था सिफेलोपोडल और एक हमने देखा था प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोपोडल जो कि हमारे सिर से लेके पैरों की तरफ विकास होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल को आप मान सकते हैं जो हमारे केंद्र का जो बैकबोन है, बैकबोन से मान लीजिए बैकबोन है हमारा, तो बैकबोन से जो हमारा बाहर के साइड जो हमारा विकास होता है, हम इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसको आप हिंदी में इसका नाम पीछे मत जाइएगा क्योंकि इसमें हिंदी में इतने सारे नाम हैं जो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हमारा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल है और ये हमारा सिफेलोकोडल है। इसमें केवल आप सिफेलोकोडल को याद रखेंगे, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल को भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकास की दिशा का केवल 2 ही सिद्धांत हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास से पूर्वानुमान सिद्धांत। अब विकास से पूर्वानुमान सिद्धांत हम इसलिए लगा सकते हैं, जैसे कि आप सभी जैसे या कोई भी जो इन स्टूडेंट है मान लीजिए, हम चलिए अपने शिक्षा विभाग का ही उदाहरण लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो डीएलएड कर रहा है या बीएड कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये भविष्य में जाके शिक्षक बनेगा। अब देखिए शिक्षक बनेगा वो सरकारी है कि प्राइवेट ये मैटर नहीं करता और वो बनेगा ही इसका भी 100% संभावना नहीं है। ये केवल एक पूर्वानुमान है और पूर्वानुमान हमेशा सही हो, ये सही नहीं होता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, विकास का हम केवल पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये ही विकास होगा। तो ये अंतर समझिएगा, विकास का हम लेकिन पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई बालक शायद बाल्यावस्था में है, तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक का जो अगला अवस्था होगा, वो किशोरावस्था का होगा। ठीक है? चलिए। विकास है क्रम का सिद्धांत, इसमें भी हम वही चीज़ की बात करेंगे कि विकास जो है क्रम अनुसार होता है ना। हम पहले देखते हैं गर्भावस्था, फिर देखते हैं शैशवावस्था, फिर हम देखते हैं बाल्यावस्था, फिर देखते हैं किशोरावस्था। यानी कि क्या ऐसा है कोई इंसान या बालक इस दुनिया में जो इसमें से एक भी सीक्वेंस के बाहर से आया हो? क्या ऐसा कोई है जो गर्भ में ना आके सीधा शैशवावस्था में फिर बाल्यावस्था में आया हो या किशोरावस्था में पहले आया हो फिर शैशवावस्था में आया हो? नहीं ना, तो क्रम से होता है। जैसे कि आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है या सीजीटेट चलिए मानते हैं हम सीजीटेट की बात करते हैं, सीजीटेट की बात करते हैं, ठीक है? ये सीजीटेट के लिए क्या आप 12वीं के बाद डायरेक्ट चाहते सीजीटेट के लिए पात्र होते? नहीं होते ना, आपने उसके बाद एक व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की, डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तब जाके आपने सीजीटेट के पात्र हुए हैं आप। अगर आप सीजीटेट को मान लीजिए आप कोई क्वालीफाई नहीं किया है या सीटेट क्वालीफाई नहीं किया है, क्या वो शिक्षक बन पाएगा? क्या शिक्षक बनने का वो पात्रता है उसके पास? नहीं है। इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि जो विकास है, वो क्रम से होता है। यानी कि आप पहली से लेके 12वीं तक स्कूलिंग करेंगे, स्कूल होने के बाद आप कॉलेज करेंगे या डीएलएड करेंगे, उसके बाद आप सीजीटेट करेंगे, उसके बाद आप शिक्षक बनेंगे। यानी कि जो विकास है, वो क्रम अनुसार हो रहा है। अब देखिए, ये जो कहता है समान प्रतिमान यानी मॉडल का सिद्धांत, यानी कि अगर किसी बालक के माता-पिता का आँख यदि नीला है, तो कह सकते हैं कि बालक का आँख भी नीला ही होगा, ज़्यादातर संभावना है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इंसान का कोई अगर बालक है, इंसान का अगर बच्चा है, तो इंसान ही तो होगा। अपने जैसा ही तो प्रतिमान आ रहा है, मतलब इंसान मॉडल मॉडल मतलब क्या होता है? प्रतिमान, प्रतिरूप। तो इंसान के तो प्रतिरूप उसका बालक होता है, उसके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक
यही होता है ना? क्या ऐसा कोई हो सकता है कि इंसान का जो बालक हो, जो बच्चा हो, उसके पास 3 हाथ-पैर रहें या 5 हाथ-पैर रहें या 4 हाथ-पैर रहें, 4 हाथ हो जाएँ या 4 पैर हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा ना। अगर गाय है, तो गाय का जो बच्चा होगा, वो गाय जैसा ही होगा। गाय में जो ख़ासियत, जो शारीरिक विशेषता जो रहेगी, वही विशेषता उसके बालक में भी रहेगी। यानी कि उसके भी 4 पैर, 1 पूँछ, 2 सींग, सेम वैसा ही इंसान में भी होगा, सेम वैसा कुत्ते में भी होगा। जिस भी पक्षी, जीव, जंतु जिसका भी आप बात करें, जैसे उसके पेरेंट्स यानी जैसा उसका प्रतिमान होगा, यानी जैसा उसका मॉडल होगा, वैसा ही उसका बच्चा यानी कि उसका बालक भी होगा। यही कहता है विकास भी। एकीकरण का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एकीकरण सिद्धांत में क्या है? एकीकरण का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा होना। एकत्रित करना। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो जब साइकिल हम सीखते रहते हैं, तो हमें सबसे पहले दिक्कत क्या आ जाता है कि हम सामने नहीं देख पाते। क्या दिक्कत जाता है कि हम सामने नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो अब कहाँ ध्यान रहता है हम लोग का हैंडल को सँभालने में, ठीक है? अब याद करिए वो दिन जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप हैंडल में फ़ोकस रहते थे, सामने में नहीं। यानी कि और जब आप पैडल मारते थे, तो आपका जो हाथ है वो भी हिलता था। वो एक जगह पे सटीक नहीं रह पाता था हैंडल पे, हैंडल भी हिलता था। लेकिन जब आपने उसको सीखा, जब आप सीख गए, जब आपका विकास हो गया, तो आप सामने भी देखते हैं, हैंडल भी अच्छे से पकड़ते हैं जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता और पैडल भी आप आसानी से मारते हैं। यानी कि आपने आँख, हाथ और पैर तीनों को क्या कर लिया? आपने एकीकरण कर लिया, एकत्रित कर लिया। यही हमारा विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विकास, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जाना, ठीक है? इसलिए और हमने इसे पूरी गहराई से समझा है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम आज यहीं रुकते हैं। आगे का टॉपिक जिसे हम विकास की अवस्थाओं और गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और कुछ भी अगर डाउट या कुछ आपको राय देना हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।